सबको मेरी तरफ से पहले नमस्कार। जैसा कि हम पार्ट 1 फिजिक्स में बात कर चुके हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, तो उसी तरीके से हम पार्ट 2 के अंदर भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कंटेन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होती है? डाइवर्जेंस होती है द रेट ऑफ द टोटल फ्लक्स, द फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। आपको डेफिनेशन की दिक्कत नहीं लेनी है, आप सिर्फ समझे कम से कम समय के अंदर इन चीज़ों को। इस वीडियो के पहले कमेंट में आपके लिए जो लिंक जो पिंड किया गया है उससे आप उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो फ्लक्स होता है पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को बोलते हैं डाइवर्जेंस। कि किसी भी पॉइंट से जो फ्लक्स पास होगा पर यूनिट वॉल्यूम से, उसी को बोलेंगे अपन डाइवर्जेंस। अगर हम डाइवर्जेंस को समझे सर, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो मैथमेटिकल फॉर्म इसकी कुछ इस तरीके से लिखी जाती है कि दिस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, दिस इज इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। इस तरीके से इसकी कुछ मैथमेटिकल फॉर्म लिखी जाती है। तो अगर हम डाइवर्जेंस से पहले आपको ये बताना चाहें कि सर ये क्या होता है, दिस इज नोन एज ए डेल ऑपरेटर। ये आपको जाना जाता है, इसको इसका नाम है डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर की जो वैल्यू है दैट इज मैथमेटिकली फंक्शन, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये आपको समस्या नहीं लेनी है कि ये कहाँ से आई है कहाँ से नहीं आई है। जैसे मैथ में इसको 1 बोला जाता है, इसको 2 बोला जाता है, इसको 3 बोला जाता है, उसी प्रकार से ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर फंक्शन है जिसकी वैल्यू इस तरीके से फिक्स होती है। इसके एक्चुअल में जो पढ़ने का तरीका होता है दैट इज करली अपॉन करली बाय एक्स। दिस इज रिप्रेजेंट इन द एक्स एक्सिस डायरेक्शन, दिस वाई एक्सिस डायरेक्शन, दिस इज जेड एक्सिस डायरेक्शन, और तीनों का होल द वॉल्यूम देखें तो दिस इज नोन एज डेल ऑपरेटर। इसी चीज को जो है डेल ऑपरेटर बोला जाता है। अगर हम किसी भी वेक्टर की डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो उसी को बोला जाता है डाइवर्जेंस। उसी को जो है अपन डाइवर्जेंस बोलते हैं। लाइक दिस, अगर मैं इसको पढ़ूं तो मैं इस तरीके से लूँगा डॉट प्रोडक्ट। लाइक कोई भी एक वेक्टर ले लीजिए दैट इज ए एक्स वेक्टर, जो आपको पीडीएफ आएगा उसके अंदर ई वेक्टर माना हुआ है, आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड न माने, उसे सिंपली एक वेक्टर ही माने। लाइक दिस वाई वेक्टर जे कैप ए जेड के कैप। अगर मैं इसको जो है लिखना चाहूँ तो इसको मैं सिंपली ये चीज़ भी लिख सकता हूँ ए एक्स, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं क्या होती है। अगर नहीं जानते हैं तो भाई आपको जानना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट बिना तो हम नहीं कर पाएंगे इसे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट पे ही इसके बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट आती है तो वो भी आपको डेफिनेटली आती होगी। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का जो है डाइवर्जेंस फाइंड करते हैं। अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है कि सर हम इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसकी 3 तरीके की होती है। सिमिलर एज अ फ्लक्स, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये भी क्या हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। तीनों वैल्यूज इसकी पॉसिबल हो सकती है। तो अब देखें कि पॉजिटिव कब आएगी। मीन्स जब हम लें कि ये किसी भी वेक्टर के साथ हमने डाइवर्जेंस निकाला वो पॉजिटिव आ गया, किसी भी वेक्टर के साथ हमने डाइवर्जेंस निकाला वो नेगेटिव आ गया, किसी भी वेक्टर के साथ हमने डाइवर्जेंस निकाला तो वो जीरो आ गया। तो इन तीनों का मतलब क्या है? इन तीनों का मतलब कैल, जैसे पुराने वीडियो में पार्ट 1 के अंदर आपने देखा था, मैंने एक एग्जांपल लिया था, इस तरीके से मैंने एग्जांपल लिया था, इस तरीके से एग्जांपल लिया था। तो इसका मतलब क्या था कि मैं इधर से फ्लक्स दे रहा हूँ, फ्लक्स दे रहा हूँ, इधर से कुछ इवन फ्लक्स दे रहा हूँ, और यहाँ से मेरे को क्या ज़्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है या बराबर मिल रहा है, उन चीज़ों को बोला जाता है। अगर मेरे को यहाँ से ज़्यादा मिल रहा है, मैंने यहाँ से दिया 50, मिला मेरे को 60, तो इसका मतलब वो क्या है? पॉजिटिव है। हम कुछ ना कुछ फ़ायदे के अंदर है। वो फ़ायदा कैसे हो सकता है? यहाँ पर कोई एक्सटर्नल सोर्स एडिड हो सकता है, कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा हो सकता है। अगर यहाँ पे हमने दिया सर 50, यहाँ से मिला 40, तो वो है नेगेटिव फ्लक्स। अगर हमने यहाँ से 50 ही दिया और 50 ही मिला तो हम उसे बोलते हैं जीरो फ्लक्स या फिर जीरो डाइवर्जेंस। उसको जीरो डाइवर्जेंस के नाम से जाना जाता है। ये बेसिक था कुछ डाइवर्जेंस के बारे में, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस। 2 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन में ये 100% आता है। जीजीयू की यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर दूसरी बात करें सर हम करल की, एक्चुअल में जो डाइवर्जेंस बताता है ये किसी भी चीज़ के चेंज को बताता है कि किसी भी चीज़ में कितना चेंज आया है। उस चेंज को जो चीज़ एक्सप्लेन करती है दैट इज डाइवर्जेंस। और कर्ली जो एक्सप्लेन करता है दैट इज एक्सप्लेन द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर
सर्कुलेशन या फिर रोटेशनल मोशन को ये एक्सप्लेन करता है। रोटेशनल मोशन को ये चीज़ एक्सप्लेन करती है। अगर हम सीखे सर कैसे ये होता क्या चीज़ है, तो किसी भी चीज़ की, किसी भी डेल ऑपरेटर की किसी वेक्टर के साथ आप जब क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं तो आपको करली ऑफ अ वेक्टर मिल जाती है, करली ऑफ अ वेक्टर मिल जाती है। यही इसकी डेफिनेशन है। आपको पीडीएफ के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखी मिलेगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करें, आपके कमेंट को भी रिप्लाई किया जाएगा। क्लियर है। अगर हम देखें करली, करली क्या होता है, किसी भी चीज़ की सर्कुलर मोशन को बताता है, ये उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। और करली के अंदर जो भी वेक्टर, क्योंकि आप जानते हो किसी भी चीज़ की आप वेक्टर प्रोडक्ट लेते हो तो आपको एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो उन दोनों वेक्टर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और इसे फाइंड कैसे करते हैं, राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से या राइट हैंड स्क्रू रूल से आप इसे फाइंड आउट करते हैं। सर इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, तो सिमिलरली इसकी भी फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है। अगर आपका किसी भी वेक्टर के साथ आपने लिया और ये जीरो नहीं आया, और किसी के वेक्टर के साथ आपने करली निकाला और वो जीरो आ गया, दो ही केसेस पॉसिबल है, या तो जीरो आए या जीरो ना आए। अगर जीरो नहीं आया तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी सर्कुलर मोशन, सर्कुलेशन मोशन नहीं है, सर्कुलर मोशन उसके अंदर नहीं है। अगर जीरो आ गया तो मतलब उसके अंदर सर्कुलर मोशन, सॉरी गलत बोल गया मैं, इसके अंदर क्या है, सर्कुलर मोशन प्रेजेंट है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई सर्कुलर मोशन नहीं है। जो अगर हम किसी भी करली का किसी भी वेक्टर के साथ करली लेते हैं तो अगर वो जीरो नहीं आया तो उसका मतलब उसके अंदर किसी प्रकार का रोटेशनल मोशन है, वो ऐसे घूम रहा है या ऐसे घूम रहा है, वो डिपेंड करता है। लाइक अगर ये पॉजिटिव आई वैल्यू तो इसका मतलब होता है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और अगर नेगेटिव आई तो ये एंटी क्लॉकवाइज में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। क्लियर है। सबसे पहले आपको यही चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हम देखें डाइवर्जेंस और कर्ल, ये दोनों चीज़ें क्या होती है। एक चीज़ और होती है, दैट इज़ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वो चीज़ होती है जब आप डेल ऑपरेटर, देखो मैंने डेल ऑपरेटर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लिया तो मेरे पास डाइवर्जेंस आया था, और जब इसी चीज़ की मैंने क्रॉस प्रोडक्ट ली थी तो मेरे पास कर्ल आया था। लेकिन सर मैं कुछ ना लूँ, मैं डायरेक्ट ये लिख दूँ बिना किसी साइन के, ना मैंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लिखा, ना मैंने डॉट प्रोडक्ट ली, ना ही क्रॉस प्रोडक्ट ली, तो उसी को बोलते हैं ग्रेडियंट। ये नोट्स में नहीं लिखा मैंने क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये चीज़, क्योंकि ये फर्स्ट एक सीरीज है, इसमें जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है सिलेबस करवाने की, तो इतना ही बहुत है इस चीज़ के लिए आपके लिए। तो जो अगला टॉपिक हम ले रहे हैं दैट इज गोज डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, ये टॉपिक्स अपन कंटेन करेंगे। तो ये इनका आपके जो है प्रूफ है नहीं, इनका जो प्रूफ है वो मैकेनिक्स के अंदर है, जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिज्म है उसके अंदर इसका कोई प्रूफ ऐसा दिया नहीं गया। इसमें डायरेक्ट बताया गया है कि अगर आपको सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलना है, आपको फिर बता रहा हूँ कि डेफिनेशन की दिक्कत नहीं लेनी है, आप समझे ज़्यादा से ज़्यादा। सरफेस इंटीग्रल को जब आपको वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलना है या फिर वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलना है तो उसके लिए जो थ्योरम यूज होती है दैट इज गोज डाइवर्जेंस थ्योरम। और जिसमें लाइन इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदला जाता है या फिर सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में बदला जाता है, उस चीज़ को बोलते हैं स्टोक्स थ्योरम। अगर इनका मैथमेटिकल प्रूफ देखा जाए तो कुछ इस तरीके से अपन लिख देते हैं इसको, ई डी एस इज इक्वल टू में क्यू बाई एप्सिलॉन, ये तो गोस थ्योरम होती है, लेकिन इसको एक्चुअल में लिखा कैसे जाता है, जो अगर आपको वॉल्यूम के अंदर बदलना है तो आप ऐसे लिख दीजिए इसको, मतलब ये दोनों बातें बराबर हैं, ये दोनों बातें बराबर हैं, ना तो इस बात को ये लिख के दे दे या ये लिख के दे दे, दोनों बातें बराबर हैं, आप इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखें तो अगर आप चाहें कि सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल को अगर हम चाहें, लाइक बी डी एल मैंने सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन इंटीग्रल को, अगर इसको चाहें हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना तो उसे आप किस तरीके से चेंज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से। अब सर बात ये आती है, सर हमें तो इतना याद ही नहीं रहता कि याद कैसे रखें, समस्या तो ये भी उठती है। तो इसका डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि आपको पता है गोज डाइवर्जेंस थ्योरम, गोज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंस मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो जिसमें डॉट प्रोडक्ट आ रही है उसमें यहाँ पर हमने डॉट प्रोडक्ट का साइन यूज़ किया है। अब जब हम एक इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल में चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर डेल ऑपरेटर का यूज़ होता है। आप इतना याद रख लिए डेल ऑपरेटर में साइंस ऑफ इंटीग्रेशन पार्ट 1 में अच्छे से एक्सप्लेन किए है भाई, इन साइंस को आप वॉल्यूम के लिए यूज़ करते हैं, इनको हम ओपन सरफेस के लिए क्लोज सरफेस के लिए यूज़ करते हैं। और डी एस एरिया है यहाँ पर, डी वी वॉल्यूम, क्योंकि अपने को एरिया से वॉल्यूम के अंदर चेंज करना तो वो तो साइन रिप्रेजेंटेशन देनी ही होगी, तो डेल ऑपरेटर है। तो इस वेक्टर को हमने इसके अंदर चेंज कर लिया, इसको इधर यूज़ कर लिया, और एक सिंपली हमने डेल ऑपरेटर यूज़ किया है।
बस यहीं पर अगर स्टोक्स थ्योरम आ जाए तो स्टोक्स थ्योरम पे हमने क्या किया है, स्टोक्स थ्योरम पे हमने कर्ली यूज़ किया है, तो इस तरीके से उसे यूज़ करना होता है। ये होती है आपकी स्टोक्स थ्योरम, सॉरी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, दिस इज नोन एज स्टोक्स थ्योरम। प्रूफ आपके सिलेबस में है नहीं तो प्रूफ हम करेंगे नहीं। प्रूफ आपको जो मैकेनिक्स की वीडियो आएगी तो उसमें 100% इसका प्रूफ करवाया जाएगा। अगर आगे हम इस टॉपिक पे बात करें कि सर हम कल कर चुके थे कि गॉस थ्योरम क्या होती है, गॉस थ्योरम का हम प्रूव कर चुके थे और गॉस थ्योरम होती क्या है वो चीज़ भी आप पढ़ चुके थे। तो अगर आज मैं देखूं सर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, गॉस थ्योरम बोल लो, लो बोल लो, कि अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, कई जगह यूज होगी, डायरेक्ट लिख दूंगा आगे मैं, तो आपको अब पता होना चाहिए वो कहाँ है। क्योंकि आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं सर, ये जानते हैं कि गॉस लॉ ये होता है, ये होता है। लेकिन मैं किसी बॉडी के लिए कंटेन करूं, मैं डी क्यू चार्ज लूँ, कोई छोटा कोई बॉडी मान लीजिए, कोई भी बॉडी मान लीजिए, स्फीयर नहीं है, कोई भी बॉडी है, उसके अंदर चार्ज है, क्लियर, उसका मैंने कोई छोटा चार्ज ले लिया डी क्यू, तो मैं उसका पर यूनिट वॉल्यूम लूंगा, मीन्स डी क्यू बाई डी वी किसके इक्वल आता है मेरा, रो के, कल बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर मैं डी क्यू को इधर ले आऊँ, क्यू इंटू डी वी, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दूं, तो इधर मेरा क्यू आ जाएगा, इधर मेरा रो बाहर आ जाएगा और डी वी, इसे मैं लिख सकता हूँ। अब आप पूछेंगे सर इसे सिंगल साइन से क्यों रिप्रेजेंट किया सर, ये तो वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो ले भाई 3 से कर दिया है। वो समझाने के लिए कई किताबों में एक ही सिंगल साइन यूज कर दिया जाता है, एक्चुअल में वॉल्यूम इंटीग्रल ही होता है। तो ये चीज़ यहाँ से पता चल गई सर, बड़ी अच्छी बात है सर। तो इसको सर आप जल्दी से यहाँ पर लिख दो, मैंने लिख दिया भाई, ये गुम ना हो जाए, अपनी गुमशुदा ना हो जाए, तो मैंने यहाँ पर इसे लिख लिया। अब इसे जब मैंने यहाँ पर लिखा तो मेरे को अब अगली बात क्या पता चली कि अपने को यहाँ पर किसी डेल ऑपरेटर के अंदर कनेक्शन करना है, इसको मैं किस चीज़ में चेंज कर सकता हूँ, अभी पढ़ा था हमने सरफेस इंटीग्रल है, इसे भी आप डबल साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैथमेटिकल कई जगह सिंगल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप सिंगल से ही करें इसे, वो बेटर रहेगा, क्योंकि कई जगह वो गॉस थ्योरम को ऐसे ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये लिख देंगे आप डी वी, बिल्कुल सर यही चीज़ लिखेंगे। अब इस चीज़ को, ये दोनों चीज़ें बराबर है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, मीन्स मैंने ये चीज़ यूज़ कर ली, तो भी कोई गलत नहीं है, बताओ गलत है तो। और ये मेरी रो ई एप्सिलॉन नॉट डी वी के इक्वल आ रहा है, तो अगर मैं इससे ये काट दूँ, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन काट दूँ, तो मेरे पास क्या आ गया, मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली इक्वल टू में, या डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में सरफेस सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी बाय में इट्स परमेबिलिटी इन वैक्यूम। क्लियर है, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। आपको दोबारा से लिख रहा हूँ अच्छे तरीके से, एक्चुअल में ये पीडीएफ में आई भी का लिखा, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ दोबारा, ये इसका प्रूफ है। क्लियर है, अब हम 2 एप्लीकेशन और करेंगे गॉस लॉ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बिना आप क्या नहीं कर सकते, लैपलेस इक्वेशन नहीं कर सकते। लैपलेस और पॉइसन इक्वेशन यूनिट 2 के अंदर पहली वीडियो उसी के ऊपर आएगी, वो आप बिल्कुल नहीं कर सकते अगर आपको ये नहीं आती, और वहाँ पर मैं ये नहीं बताऊँगा, तो इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए भाई पहले से। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पे, हम बात करेंगे, उसमें हम पहली एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर। अब किसी भी चीज़ पे आपको गॉस लॉ लगाना है तो उसमें सबसे पहले गॉसियन सरफेस होना चाहिए। थिंक दिस इज अ वायर, दिस इज अ वायर विच हैव क्यू चार्ज, पॉजिटिवली क्यू चार्ज से ये चार्ज था। तो जब मैंने इसका गॉसियन सरफेस ड्रान किया तो मेरे को पता चला इसका गॉसियन सरफेस जो आता है वो एक सिलेंडर आता है। पीडीएफ के अंदर इसकी फ़ोटो जो है या फिर जो पिक्चर है वो थोड़ी ही गलत आ गई है, तो यहाँ से आप उसे उठा लीजिएगा। इसकी रेडियस मैंने मान ली आर है, क्लियर है, इसकी रेडियस आर है, इसके ऊपर चार्ज क्यू चार्ज है, रेडियस आर है, तो इसका जो सरफेस एरिया आएगा, इसकी लेंथ एल है सिलेंडर की, तो सरफेस एरिया 2 पाई आर एल होता है किसी भी सिलेंडर का। क्लियर है ये चीज़, बिल्कुल क्लियर है सर। तो इसमें सरफेस एरिया कहाँ कहाँ पर है सर, सर सरफेस एरिया यहाँ पर है, पहला सरफेस ये माना जाएगा, दूसरा सरफेस ये और तीसरा सरफेस ये। तो मैं इसे नोटेशन देता हूँ 1 की, इसे नोटेशन देता हूँ 2 की, यहाँ नोटेशन देता हूँ मैं 3 की। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे गया, लेकिन यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा ना वो ऊपर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के लिए भी इस साइड है और इस सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, लेकिन इसमें तो जो एरिया वेक्टर होगा ना वो भी इसी साइड होगा, लेकिन इसमें एरिया वेक्टर जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसमें और इसमें जो एरिया वेक्टर होगा, मतलब सरफेस नंबर 1 पे सरफेस नंबर 2 पे जो एरिया वेक्टर होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हम बाय गॉस लॉ देखें तो अब गॉस लॉ से क्या जानते हैं कि पूरे सरफेस का जब हम ले ds कोस थीटा किसके इक्वल आता है, क्यू बाई एप्साइल के। बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है सर। अगर मैं इसको हर सरफेस के लिए अलग अलग डिजाइन करूं, ई डी एस कोस 90 लिख लो प्लस ई डी एस 2, क्योंकि इन्हीं चीज का तो समेशन है ये सारा, ये पूरे सरफेस के लिए है, मैंने अलग अलग के लिए लिख दिया सारे सरफेसेस के लिए। तो यहाँ पे भी एंगल 90, यहाँ पे भी एंगल 90, तो सर एंगल 1 कहाँ पर, 0 कहाँ पर है, तो ई डी एस कोस 0 आपका सरफेस नंबर 3 पे है, तो इसको मैंने क्यू बाई एप्सिलॉन लिखा। अब ये मेरी वैल्यू 0 है, ये मेरी वैल्यू 0 है, तो इस चीज को अगर मैं लिखूं तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले आऊंगा, ds को अंदर रहने दूंगा, क्यू बाई एप्सिलॉन। अब पूरे का जो सरफेस एरिया है वो कितना होता है, 2 पाई आर एल क्यू बाई एप्सिलॉन। क्लियर है, क्यू बाई एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा इसका, क्यू 2 पाई आर एल एप्सिलॉन। अब जो क्यू बाई एल होता है दैट इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसको मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ से जो है लेमडा बाई में 2 पाई आर एप्सिलॉन, ये इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी सर्कुलर वायर का वो उसकी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस अगर मैं जैसे जैसे इस सिलेंडर के एरिया को बढ़ाता जाऊंगा, इतना सिलेंडर था इतना करता जाऊंगा, मतलब इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी, तो वैसे वैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, और जैसे जैसे इसको मैं रेडियस को घटाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ती जाएगी। क्लियर है, ये थी एप्लीकेशन नंबर 1 इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर या यूनिफॉर्मली चार्ज रोड भी बोल देते हैं इसको। क्लियर है, इसके लिए आपका ये डेरिवेशन था। तो इसके बाद जो हम एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट प्लेन शीट। हमने ये एक इन्फानाइट प्लेन शीट ली है जिसके ऊपर क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मैंने इसका क्या ले लिया है, गॉसियन सरफेस, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने इसका कंटेन कर लिया है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके कारण जो सरफेस एरिया है पहला तो ये है और दूसरा सरफेस एरिया ये है। क्लियर है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स मान के चलो भाई इस शीट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो किस तरीके से लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी वेक्टर डायरेक्शन में। तो सर ये तो 0 डिग्री एंगल बना रहे हैं, मतलब दोनों का एडिशन होगा। मैंने सपोज कर लिया कि ए इस शीट का क्या है, एरिया है, और सिग्मा इस शीट की क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। हम इसे यूज करेंगे बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से आप जानते हैं ई डी एल किसके इक्वल होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन के। क्यू इसके अंदर चार्ज जो है कंटेन किया गया है और इस तरीके से इसे लिख दिया गया फॉर कंप्लीट सरफेस। अगर मैं सरफेस S1 और S2 के लिए अलग अलग लिखूँ, सरफेस S1 के लिए मैं लिखूँ डी एल कोस 0 प्लस इसके लिए लिखूँ मैं सरफेस S2 के लिए लिखूँ ई डी एल कोस 0 क्यू बाई एप्सिलॉन। अगर मैं दोनों का लिखूं अलग अलग करके तो दोनों को मैं एडिशन कर सकता हूं बिकॉज दोनों चीज़ें सेम ही आएंगी, और ये आ गया मेरा, सॉरी डी ए आएगा। भाई तुमने क्यों यार इधर ऐसे क्यों कर रहे हो भाई, थोड़ा ध्यान तो देखें भैया, आप भी वीडियो में बैठे बैठे ऐसे ही सोच रहे हैं हाँ हाँ हाँ, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे गलती कर दी यार, थोड़ा बहुत देखा करो ध्यान से। क्लियर है, ये हमने ली डी ए, ये हमने डी ए इधर से लिया, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया इक्वल टू में क्यू बाई एप्सिलॉन है। बात क्लियर ही है सर। अब मैंने इसके जो पूरा सरफेस एरिया था, मैंने इस शीट का कोई सरफेस एरिया यहाँ नहीं लिखा, उस पूरे सरफेस एरिया को मैंने ए माना था, तो मैंने इधर एज इट इज ई लिख दिया, ए लिख दिया, दैट इज इक्वल टू में क्यू बाई एप्सिलॉन। अगर इसी को चाहूँ मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ क्यू बाई में 2a एप्सिलॉन। अब तुम्हें इसको देख के क्या नज़र आ रहा है कि क्यू बाई ए क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो हमने पहले लेट कर ली थी दैट इज सिग्मा। तो यहाँ पर अगर आप चेंज करेंगे तो दैट इज इक्वल टू में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। किसी भी सिंगल सीट के कारण ये होता है, फॉर सिंगल सीट होता है ये। अगर ये हमारे डेरिवेशन इतना ही है, लेकिन अगर डबल शीट के लिए भी आपसे पूछ लिया जाए तो डबल शीट के लिए दैट इज एप्सिलॉन।
उसकी में जो है ये 2 हट जाता है उस केस में। क्लियर है? तो इसी प्रकार से भाई हमने पार्ट 2 को भी कंप्लीट कर लिया है। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, पार्ट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।